हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल केमोफाइल लक्ष्य पर। एक ऐसा चैनल जिस पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे आपकी केमिस्ट्री गुड से बेस्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका सेकंड टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेसिकली सीधा सा मतलब होता है गाढ़ापन। हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है, वो जितना ज़्यादा गाढ़ा है हम कह सकते हैं वो उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास लस्सी है। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लस्सी कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट, तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में जवाब ये आएगा कि लस्सी जो है कंसंट्रेटेड है। बट ज़रूरी नहीं है कि लस्सी हमेशा कंसंट्रेट हो। आओ इस बात से समझते हैं कि सपोज़ मैं लस्सी का कंपैरिजन करता हूँ पानी से। तो हम सबको पता है पानी के कंपैरिजन में लस्सी जो होती है गाढ़ी होती है और पानी पतला होता है। तो यहाँ पर लस्सी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड, और पानी क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। ओके। अब इसी लस्सी का कंपैरिजन करते हैं हम विटामिन से। विटामिन यानी कोलतार, जिससे हमारी रोड बनती है, जो ब्लैक पार्ट का ब्लैक जैसा मटेरियल जो होता है उसे कहते हैं विटामिन। अब अगर उसके केस में हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि उसके केस में लस्सी पतली मानी जाएगी और विटामिन गाढ़ा माना जाएगा। तो वहाँ पे लस्सी हो गई डाइल्यूट और विटामिन हो गया कंसंट्रेटेड। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम कंसंट्रेट समझ रहे हैं वो हमेशा कंसंट्रेट रहे, या जिस चीज़ को हम डाइल्यूट समझ रहे हैं वो हमेशा डाइल्यूटेड रहे। तो इसका मीन्स ये है, जब तक हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हमें उसकी कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए जिनके बिहाफ पर हम कंपैरिजन कर सकें। ओके। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन पर अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं। तो यह है फैक्टर अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, कि किसी चीज़ की कंसंट्रेशन पर, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर किन किन चीज़ों का असर पड़ेगा। सपोज़ हमारे पास 100 ml वाटर है। अब इस 100 ml वाटर में मैंने 10 ग्राम शुगर मिला दी और मिक्स कर लिया। तो जाहिर सी बात है वो पानी से थोड़ा सा थिक हो जाएगा, पानी के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इट विल बिकम थिक। अब मैंने क्या करा, उसी 100 ml में अब की बार 50 ग्राम शुगर डाल दी। अब वो पहले से ज़्यादा थिक हो जाएगा, और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, यानी कि उसका गाढ़ापन और बढ़ जाएगा, घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसी कंडीशन ले आया, मान लो 100 ml वाटर है और 100 ग्राम मैंने शुगर डाल दी, तो अब वो घुलना बंद हो जाएगा। दोनों की क्वांटिटी लगभग आपने क्या कर दी, सेम। इस टाइम एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा और वो मिक्स भी नहीं होगा सही से। तो यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं लगातार शुगर की क्वांटिटी ऐड करता रहा और उसकी सॉल्यूशन की थिकनेस लगातार बढ़ती गई। यानी कि, और थिकनेस को ही हम जानते हैं कि थिकनेस ही क्या होती है, गाढ़ापन ही क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो हम सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, शुगर मैंने लगातार जितनी ज़्यादा बढ़ाई, उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती गई। पानी तो देखो हर जगह सेम है, 100 ml 100 ml 100 ml। मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, शुगर यहाँ पे 10 ग्राम थी, यहाँ 50 ग्राम थी, यहाँ पर 100 ग्राम थी। तो यहाँ पर हर केस में ये शुगर जो है हमारी सॉल्यूट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट हम बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट हम घटा देंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम जब कंसंट्रेशन समझ गए हैं और कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है ये समझ गए, तो हम जान सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के मेथड है, कि कोई सॉल्यूशन कितना थिक है या कितना कंसंट्रेटेड है। इस बात को हम किन चीज़ों से मेज़र करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें सबसे पहले आती है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। अब याद रखना है कि सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनता है। सपोज़
मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि है 1 लीटर, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने पाया कि इसमें जो एक CaCO3 मिलाया हुआ था वो था एटलीस्ट 200 ग्राम, है ना। तो ये अब पता चला है मुझे ये सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है तो इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हुआ होगा। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि जो अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्यूट है CaCO3, उसके कितना ग्राम डाल रखा है 200 ग्राम। तो इसके जितने भी मोल निकलेंगे CaCO3 के, वही इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। देखते हैं क्या कहता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर जिसमें सॉल्यूट है हमारा 200 ग्राम। अब हमने क्या करा, इस डेफिनेशन क्या कहती है, सॉल्यूट के मोल्स, जाहिर सी बात है ये कम है तो यही सॉल्यूट है, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो। मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे कैलकुलेट होंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम मोल्स निकालेंगे CaCO3 के तो हमारे पास मास है 200 ग्राम, और मोलर मास कैसे निकलता है, आप मॉलिक्यूलर मास निकालो उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो वही क्या बन जाता है, मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास कैलकुलेट करा मैंने 40 + 12 + 3 × 16, कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब मैंने इसे कैलकुलेट करा तो आया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 का क्या हो गया, मोलर मास। गिवन मास था हमारा 200 ग्राम, मोलर मास हो गया हमारा 100 ग्राम। तो जब मैंने काटा तो मुझे मोल्स कितने मिले, 2। यानी कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में CaCO3 के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 2। तो यही इस सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी, मोलैरिटी। देखते हैं। सो 2 मोल्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हैंस द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। वही वाली बात है, अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास CaCO3 के 2 मोल मिले तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 2 मोल पर लीटर या 2 मोलार, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या अगर हमारे पास लीटर में नहीं है ml में है तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर या मोलार। अब मोलैरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोलैरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसे हम एक बात से समझते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, और अब मैं इसे टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैंने इसे हीट दे दी या मैं कहूँ टेम्परेचर दे रहा हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे हीट देने लगूँगा, सबसे बढ़िया इसे आइस मान लो, ये आइस है सॉलिड फॉर्म में, मैंने इसे हीट देनी शुरू करी, ये पिघलने लगेगा तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा और इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसे यहाँ पर देखते हैं, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोलैरिटी है और जो वॉल्यूम है उनमें कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे, चाहे बढ़ाएं या घटाएं, तो वॉल्यूम भी घटेगा या बढ़ेगा, जिसकी वजह से मोलैरिटी भी घटेगी या बढ़ेगी। या अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। इसका उल्टा अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ तो वॉल्यूम भी घटेगा, जिसकी वजह से अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का किस पर, मोलैरिटी पर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहती है, अगर हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
यहाँ पर हमारे पास है 1 kg सॉल्वेंट। अब 1 kg सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ हम सॉल्यूट ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर भी हमने 200 ग्राम CaCO3 एज अ सॉल्यूट होगा, सॉरी यहाँ पर होगा सॉल्यूट, ओके। तो यहाँ पर हमने एज अ सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया है, कितना 200 ग्राम। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है उसके जितने भी मोल्स हैं जो कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसी को हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर सॉल्वेंट 1 kg है और सॉल्यूट हमने यहाँ पर क्या ले लिया CaCO3 जो कितना है 200 ग्राम, तो इसके हम जितने भी मोल्स निकलेंगे वही इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। अभी हमने पीछे देखा था कि CaCO3 के 200 ग्राम में कितने मोल निकलने, 2। तो जितने मोल निकले वही इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। यानी कि 2 मोल पर kg इस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है ना कि सॉल्यूशन। इसकी खास बात यही है, इसमें सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं होता, इसमें होता है सॉल्वेंट इंक्लूड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर kg की जगह ग्राम, अगर हमारे पास मास ग्राम में है तब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मोल पर kg या मोलार, ओके। अब इस पर भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें समझना है। अब हम मोलैलिटी का भी फॉर्मूला देख चुके हैं जिसमें जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कुल मिला के हम कह सकते हैं मोलैलिटी और मास कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम जान चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ वॉल्यूम पर असर पड़ता है, मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, लेट सपोज हम अर्थ पे हैं, ठीक है। अर्थ पे नॉर्मल टेम्परेचर है हर जगह तो नहीं, लगभग हम सपोज़ करो जैसे हम अपने रीजन में हैं, जो हमारा उत्तराखंड रीजन है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर मेरा यहाँ पे कुछ मास है, मान लो यहाँ पर मेरा मास है 50 kg, और मैं अचानक से किसी ठंडी जगह पे चला जाऊँ तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा, या फिर अचानक से किसी बहुत गर्म जगह पे चला जाऊँ तो मास चेंज हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो मास पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। और मोलैलिटी के फॉर्मूले में कौन इन्वॉल्व है, मास। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, मास पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोलैलिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन मास, क्योंकि टेम्परेचर का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए। और अगर मास किस में इन्वॉल्व है, मोलैलिटी में, और अगर मास पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो मोलैलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी टर्म आती है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या रोल है कि ये अभी तक जो भी टर्म्स हमने पढ़ी, मोलैरिटी या मोलैलिटी, वे सभी सिर्फ सॉल्यूट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट मतलब जिससे सॉल्यूशन बनता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को बता देती है मोल फ्रैक्शन। ये बेसिकली रेशियो होता है जिस भी कंपोनेंट की हमें कंसंट्रेशन जाननी है उसके मोल्स का विद कंप्लीट सॉल्यूशन के मोल्स के साथ। मतलब क्या है, अगर मैं रेशियो निकालूँ सॉल्यूट के मोल्स का और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का, तो जो चीज़ मिलेगी उसे मैं कहूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या फिर अगर मैं रेशियो निकालूँ सॉल्वेंट के मोल्स का किसके साथ, सॉल्यूशन के मोल्स के साथ, तो वो जो चीज़ आएगी उसे कहूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसे चाई से शो करते हैं, इसे चाई पढ़ते हैं, और ये एक्स जैसा जो दिखता है इसे चाई बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और अच्छी बात यह है कि इस पर भी टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। क्यों, इस पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, मोल्स। और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसी भी चीज़ का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर ये कांस्टेंट है और मैं मोल्स बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मास भी बढ़ रहा है, या मास बढ़ा रहा हूँ तो मोल्स भी बढ़ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ मोल्स और जो मास है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये जान चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं, मास पर तो टेम्परेचर का कोई असर पड़ेगा ही नहीं। अगर मास पर कोई टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मोल्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और मोल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मोल फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला वो ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाई सॉल्यूट इक्वल्स हो जाता है, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर रखते हैं, अपॉन में टोटल सॉल्यूशन के मोल्स रखे जाते हैं। यानी कि चाई सॉल्यूट हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हमारी क्या मिल जाएगी, चाई सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्वेंट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाई सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि फिर से कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से हम तीन चीज़ कवर कर चुके हैं, सबसे पहले मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, और अब हम कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन, और हम समझ चुके हैं इन पे टेम्परेचर के क्या क्या असर पड़ेंगे। अब उसके बाद हमारा चौथा टर्म आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कुछ हद तक मोलैरिटी जैसी होती है, इसमें लगभग सब कुछ मोलैरिटी जैसा होता है, बस एक टर्म चेंज होती है। इसमें भी हमारे पास फिर से 1 लीटर सॉल्यूशन है, और मान लो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में फिर से मैंने एज अ सॉल्यूट क्या ले लिया, CaCO3, जो फिर से कितना लिया मैंने, 200 ग्राम। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी। क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे उस 1 लीटर में, उसी को उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। क्या मतलब है, देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं सॉल्यूट के। ठीक है, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को सॉल्यूशन की क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी। और ग्राम इक्विवेलेंट जनरली हमें निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास आपको क्वेश्चन में मिला होगा, वरना इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, बट ये 12th के टर्म में इतना यूज़ नहीं होता, इसलिए आपको इक्विवेलेंट मास दिया जाएगा। तो मेन फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास जो आपको मिला होगा अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मल। ठीक है, अब इस पर भी देखते हैं टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। हम फिर से देख रहे हैं नॉर्मेलिटी में और वॉल्यूम में फिर से रिलेशन है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और वॉल्यूम पर हम असर जान चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी। क्यों, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम वॉल्यूम यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसा इफेक्ट मोलैरिटी पे पड़ता है टेम्परेचर का, वैसा ही इफेक्ट नॉर्मेलिटी पर भी पड़ता है। ओके, अब इसके बाद सेकंड लास्ट टर्म आती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। बेसिकली ये बहुत कम यूज़ होती है वैसे। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, जब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत माइनर है, बहुत ही कम है, तब उन सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए इस टर्म का यूज़ होता है, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन या ppm, यूज टू ट्रेस मिनिमल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बेसिकली मोस्टली ये यूज़ होती है सॉल्यूट के लिए। जैसे हमारे पास सी वाटर है, मान लो 1 लीटर, 1 लीटर में उस सी वाटर में कुछ थोड़ी सी बहुत माइनर सी ऑक्सीजन मिली हुई है, कितनी, 0.006 ग्राम। कहाँ, 1 लीटर यानी कि 1000 ml में 0.006, 1 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम भी नहीं है पूरा, वो भी 0.006 ग्राम है, बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी है सॉल्यूट की। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए किसका यूज़ होता है, पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ppm इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, और यूनिट भी इसकी क्या होती है, ppm। अब लास्ट टर्म हमारी जो एक कदम आगे है ppm से, पार्ट्स पर बिलियन। इसका यूज़ तो ppm से भी ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी वाले सॉल्यूट
के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए किया जाता है। यानी कि सपोज़ अभी तक हमारे पास जो वो था, वो ऑलरेडी मतलब सॉल्यूशन ऐसा था जिसमें सॉल्यूट ऑलरेडी बहुत कम था। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन मेज़र की जाती है पार्ट्स पर बिलियन। तो जो कि होता है पार्ट्स पर बिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी आप निकाल लो सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट का, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। इस तरीके से आज हमने अपनी 5 या 6 कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ लिया है। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर करी। एक तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, दूसरा कंसंट्रेशन पर किस चीज़ का असर पड़ता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का पड़ता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितनी ज़्यादा करोगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और इन किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ होता है, उन्हीं को कहते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि हमने पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड थैंक यू एंड आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।